नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज में। आज हम आपके बीच मैथ के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और आज का जो टॉपिक है वह आपकी पीईटी परीक्षा पर इस टॉपिक पर आधारित आपको 20 प्रश्न आपको आने हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी परीक्षा में एक एक नंबर का कितना महत्व होता है। तो 20 नंबर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा अगर आप इस टॉपिक में बने रहेंगे। तो आज के टॉपिक का जो नाम है वह है आपका आंकड़ों का विश्लेषण, जिसको अंग्रेजी में हम डाटा इंटरप्रिटेशन या डीआई के रूप में हम आप जानते हैं। और इस टॉपिक पर आधारित पीटी एग्जाम में कुल आपको 20 प्रश्न मिलेंगे और ये 20 प्रश्न जो आपको मिलेंगे वह 4 अलग अलग चार्ट पर आधारित आपके प्रश्न रहेंगे। इसके अलावा आपके जो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा है उसमें जो सीसेट पोर्शन है उस पर आधारित आपको 10 से 12 प्रश्न आपको आते हैं और इसके अलावा विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में भी इस टॉपिक पर आधारित 10 से 12 प्रश्न परीक्षाओं में बनते हैं और अन्य आपकी जो परीक्षाएं हैं उसमें भी आपको 5 क्वेश्चन तो निश्चित रूप से आपको इन परीक्षाओं में भी मिलेंगे। जबकि आप यूपीपी की परीक्षा देंगे, एसआई का एग्जाम देंगे, इसके अतिरिक्त आपको यूपी SSSC पर आधारित जो परीक्षाएं आपकी होती हैं, लेखपाल आदि की जो परीक्षाएं, उसमें भी आपको कम से कम 5 प्रश्न आपके लिए उन एग्जाम के लिए मिलेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह रोल अदा करेगा आपके लिए पीटी की परीक्षा और सीसेट का जो एग्जाम होता है। तो इसलिए हमने इस विशेष टॉपिक को बनाने का निश्चय किया है जिससे कि आप सभी को इस टॉपिक पर किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। तो सबसे पहले हम आप ये जानेंगे कि आंकड़ा होता क्या है। तो किसी विशेष गुणों से युक्त ऐसे तथ्य जिन्हें हम संख्यात्मक रूप से व्यक्त करते हैं वही आपका आंकड़ा होता है। ये आंकड़े आपके परिवार द्वारा, परिवार में जो आपका मासिक खर्च होता है उसका ब्यौरा हो सकता है, या किसी नगर की जनसंख्या का आंकड़ा हो सकता है, या किसी फैक्ट्री में जो उनके उत्पाद हैं उनका अलग अलग आपका जिक्र हो सकता है। तो ये इन आंकड़ों पर आधारित आपको एक आंकड़ा बना रहेगा, उस पर आधारित आपको 5 प्रश्न बनेंगे। तो इस प्रकार से आपको जब आप पीटी की परीक्षा देंगे तो उस पर आपको 4 ऐसे आंकड़े मिलेंगे और इन चारों आंकड़ों पर आपको हर टॉपिक पर 5-5 प्रश्न मिलेंगे और आपका 5 चौको 20 प्रश्न आपका तैयार हो जाएगा। तो चलिए, आंकड़ा विश्लेषण जो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस टॉपिक पर आधारित आपको कुल 4 टाइप के प्रश्न बनते हैं और ये 4 टाइप के प्रश्न जो है वो आपका वृत्तचित्र, जिसको हम आप अंग्रेजी में पाई चार्ट कहते हैं, और इसके अलावा आपका दंड आलेख है जिसको हम बार ग्राफ कहते हैं। इसके अतिरिक्त आपका रेखा चित्र है जिसको हम लाइन ग्राफ, और आपका सारणीय जिसको हम टेबुलेशन कहते हैं। इन चारों टॉपिकों को हम आपको अलग अलग पढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको जो बेसिक क्लास दी जा रही है इस पर आपको समझना है कि ये होते क्या हैं। वृत्तचित्र जिसको हम पाई चार्ट करते हैं, इसमें आपको आंकड़े दिए रहते हैं और ये आंकड़े कुछ भी हो सकते हैं, चाहे जनसंख्या का हो, चाहे अलग अलग उत्पाद का हो, या कोई भी आंकड़ा आपका हो सकता है। तो इस तरह के आंकड़े जो आपको मिलते हैं वो जो वृत्ताकार आकृति में बने होते हैं, और यह जो आपका आंकड़ा होता है वो 2 टाइप का होता है। तो इन 2 टाइप के आंकड़े जो आपको मिलेंगे, एक तो आंकड़ा आपका बनता है परसेंट पर और एक आंकड़ा आपका बनता है अंश पर आधारित। जब आपका आंकड़ा परसेंट पे बनेगा तो आपका टोटल मान जो होगा वह 100% होगा, लेकिन जब आंकड़ा आपका अंश पे बनेगा तो वह जो आपका मान होगा वह 360 डिग्री पर बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का आपका आंकड़ा बना रहेगा जिसमें अलग अलग आपको डाटा दिए रहेंगे। इसके अतिरिक्त दूसरे तरह का टाइप का प्रश्न जो आपका है दंड आलेख, जिसको हम आप पाई ग्राफ कहते हैं, बार ग्राफ कहते हैं। और इस बार ग्राफ में जो आपका मान होगा, ये आपका मान दिया है, इससे मान लीजिए किसी कंपनी में अलग अलग टाइप की कारों का उत्पादन हुआ जिसका आपका आंकड़ा दिया है, और यहां पर ये अलग अलग कारें हैं, ए टाइप की, बी टाइप की, सी टाइप की, डी टाइप की और ई टाइप की, और ये आपका आंकड़ा दिया है कुल कितना उत्पादन हुआ। तो इस किसी माह का उत्पादन है तो ये हो गया 400, बी में है 500, सी में है 250, डी में है 650 और ई में 350। और इस तरह के जब आपके ग्राफ बनेंगे जो आयत चित्र के रूप में आपको बनेगा, इसको हम आप दंड आलेख कहते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं। इसके अलावा आपका जो रेखा चित्र होता है उसमें आपको केवल लाइन बनी रहती है, इसमें आंकड़े आपको इसी तरह रहेंगे, इसकी ऊंचाई दी होती है, इसका मान आपको दिया रहेगा, मान लीजिए ये 100 हो गया, ये 200 हो गया, ये 300, ये 400, इस तरह का आंकड़ा दिया रहेगा। अब आपको इसकी ऊंचाई को देख करके इस हिसाब से आपको अनुमान लगाना है या पता करना है कि यह किस जगह पर स्थित है। तो ये तो आपका जो हो गया वो रेखा चित्र हो गया। इसके अलावा आपका जो मान टेबुलेशन का होता है, जिसको हम आप हिंदी में सारणीयन कहते हैं, इस पर आप आधारित जो आपका आंकड़ा होता है वो इस तरह से बना रहेगा। इसमें कोई आंकड़े जो है टेबल के रूप में, चार्ट के रूप में आपको दिए रहेंगे।
इसमें अलग अलग सन दिया रहेगा, 2010, 11, 12, 13, 14 या कोई भी मान आपका हो सकता है। इसमें जो आपके आंकड़े रहेंगे इस पर आधारित आपको विभिन्न प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। ज्यादातर टॉपिक पर, हर टॉपिक पर आपको एक टॉपिक बना रहेगा और उस पर आधारित आपको 5 प्रश्न बनते हैं। तो चलिए हम आप इस चारों टाइप के टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको क्या क्या जानना आवश्यक है, क्या चीजें आप पढ़ लें जिससे कि आपको इस चारों प्रकार के टॉपिक पर आधारित जो 20 प्रकार के प्रश्न खास करके पीटी में बनेंगे वह आपके लिए एकदम आसान हो जाए। तो इसको पढ़ने से पहले आपको यह बात जान लेना आवश्यक है कि आपको इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले आपको यह बात जानना जरूरी है कि औसत किसे कहते हैं। और औसत पर आधारित आपको केवल और केवल एक सूत्र याद करना पड़ेगा कि औसत होता क्या है। और औसत माने होता है आपका आंकड़ों का योग बटे पदों की संख्या, आंकड़ों का योग बटे पदों की संख्या। अब आपको यह सूत्र पहली बात तो याद रखना है। जैसे मान लीजिए कई अलग अलग आपके आंकड़े दिए हैं और उनका आपको योग करना हो तो औसत निकालने के लिए क्या करना है कि सभी मानों का आप योग करेंगे, उसके बाद उनका हम भाग देंगे तो आपका आंकड़ा का औसत आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहां पर कोई आंकड़ा आपका दे दे कि ये एक मान हो गया 6, एक हो गया 10, एक हो गया 5 और एक हो गया 14, इसके अलावा एक आपका मान 15 दिया है। इन सभी आंकड़े मान लीजिए आपके कुल आंकड़े 5 हैं तो 1, 2, 3, 4 और 5, तो आंकड़े जितने भी हैं उन सबका हम योग करेंगे, उसके बाद हम जितने भी आंकड़े हैं उन सबको हम भाग देंगे उन सबसे। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जो आपका मान है 14, 6, 20, इसके अलावा आपका 20, 10, 30 और 30, 20, 50, जो आपका योग आया ये 50 आ रहा है। और जब आप 50 में 5 से आप भाग देंगे तो आपका मान 10 होगा। तो जैसा कि आप औसत पढ़े हैं तो वही आपका आंकड़ों का योग बटे पदों की संख्या, जितने भी आपके आंकड़े होंगे उन सभी मानों को जितने भी पद हैं उनसे आप भाग देंगे तो आपका औसत निकल आएगा। अब आपको सवाल मिल सकता है बहुत तरह के आंकड़े होंगे। जैसे मान लीजिए ये उत्पादन का आंकड़ा दिया है, अलग अलग प्रकार के टाइप के कार्यों का, तो अगर इसमें आपको औसत पूछ ले तो आपको क्या करना है, सभी प्रकार के आंकड़ों का आप योग करेंगे, जितने भी आंकड़े हैं उनसे आप भाग देंगे तो आपका मान औसत निकल आएगा। तो सबसे पहला जो सूत्र आपको याद रखना है वह है कि आंकड़ों का योग बटे पदों की संख्या, इससे आप औसत निकाल लेंगे। जब आप औसत निकाल लेंगे तो सवाल आपका बहुत प्रकार का बनेगा। इस टाइप पर भी अभी आपको मैं प्रश्न हल कराऊंगा, लेकिन पहले आप यह जान लीजिए कि इन सभी को पढ़ने के लिए हमें क्या चीजें या क्या सूत्र हमको याद रखना जरूरी है। तो पहला सूत्र आपका क्या हो गया कि औसत आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा आपका सूत्र जो है वो अनुपात और समानुपात पर आधारित है, और अनुपात समानुपात पर भी आपको केवल और केवल एक सूत्र याद रखना है। और वह सूत्र जो आपका है, जैसे मान लीजिए कि ए और बी, ए अनुपाते बी का आंकड़ा देना है आपको। जैसे मान लीजिए ए का है आपका 400, बी का आपका मान 500 हो गया, तो आपको क्या करना है, इसको सरल कर देना है। अब आप देखेंगे कि 400 और 500 को जब आप सरल करेंगे तो आपका जो मान आएगा वह 4:5 का होगा। अनुपात में केवल आपको एक सूत्र याद करना पड़ेगा। हो सकता है आपका आंकड़ा पूछ ले कि ए और बी में उत्पादित कार्यों के बीच का अनुपात क्या होगा, तो आपको जो आंकड़े दिए गए हैं आपको उनके आंकड़ों को लिखना है, उसके बाद उसको सरल कर देना है, क्योंकि अनुपात जो होता है वो किसी भी मान का सरलतम रूप होता है। लेकिन इसमें एक बात की आपको सावधानी रखनी पड़ेगी कि यह बात ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस क्रम से आपका मान बोला गया है उसी क्रम में आपको रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आंकड़ा ए और बी का अनुपात पूछ रहा है तो पहले आप ए को लिखेंगे, बाद में बी को लिखेंगे। अगर मान लीजिए आपका आंकड़ा पहले सी का बाद में बी का दे रहा है तो पहले आपको सी को लिखना है, बाद में बी को, फिर आपको क्या करना है, उसको न्यूनतम रूप से सरल करना है। अब आपको याद रखना है कि एक तो औसत आपको याद रखना है, दूसरा सूत्र आपको याद रखना है कि अनुपात समानुपात आधारित। इसके अलावा आपको कुछ सूत्र आपको याद रखने पड़ेंगे जो आपको प्रतिशत पर आधारित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रतिशत जो होता है वो प्रति और शत नामक 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो इस प्रतिशत का इसमें बहुत अहम रोल है, क्योंकि प्रतिशत पर आधारित आपको कई सूत्र आपको रखने पड़ेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रतिशत में एक सवाल आपका एक बनता है। जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा कि यक्स का y% कितना है, यक्स का y% कितना है, तो अब आप देख सकते हैं कि यक्स का y% जब आपसे पूछे तो आप x गुणे y बटे 100 कर देंगे। अब आपको यही बात ध्यान रखना है। जैसे हमने आपसे कहा कि 300 का 20% कितना होगा, 300 का 20% कितना होगा, तो आपको क्या करना है, x का मान 300, y का मान 20%, तो आपको काट देना है, यहां पर आपका मान 60 आ जाएगा।
अब आपको यहां पर याद रखना है कि x का y% जब भी आपका मान आएगा, तो जब एक मान पूर्ण रूप से दिया हो, दूसरा मान आपका परसेंट में दिया हो, ऐसी कंडीशन में आपका जो सूत्र होगा x इंटू y/100 होगा। इसके अतिरिक्त आपको एक सूत्र याद रखना है कि अगर आपसे पूछ ले कि x का y कितने % है, अब देखिए यहीं पर आपको ध्यान देना है कि x का y कितने % है, अर्थात जो आपका मान निकल के आएगा वो परसेंट में आना चाहिए। अब का मान अगर आपका बीच में देता है तो आपका जो सूत्र लगेगा वो y/x गुणे 100 होगा। अब जो मान आपका निकल के आएगा वो परसेंट में होगा। देखिए x का y% x गुणे y/100, x का y कितने % है, इसका मतलब है y/x गुणे 100, दूसरा मान ऊपर पहला मान नीचे। लेकिन अगर यही सूत्र आपका दे दे कि x y का कितने % है, अब यहीं पर आपको ध्यान देना है, का मान अगर किनारे है और दिया गया मान आपका जो मान पूछा जा रहा है वो परसेंट में है, तो ऐसी स्थिति में जो आपका सूत्र होगा x/y गुणे 100। तो अब आपको यहीं पर ध्यान देना है, x का y% x गुणे y/100, x का y कितने % है, y/x गुणे 100, x y का कितने % है, तो आपका जो सूत्र लगेगा वो x/y गुणे 100। अब ये आंकड़ा आपका हो सकता है, कुछ भी हो सकता था। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लेता कि 300 का 100 कितने % है, 300 का 100 कितने % है, ये आंकड़ा हो सकता है आपका किसी जनसंख्या का आंकड़ा हो, कुछ भी आंकड़ा दे सकता है, या आपके कि विभिन्न कार्यों का उत्पादन का आंकड़ा दे दे। तो अब आपको देखना है कि का मान अगर किनारे है तो आपका जो सूत्र होगा वो y का मान किनारे पहले होगा और x का मान नीचे होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि यहां पर जो आपका मान लगेगा, दूसरा मान 100, फिर यहां पर 300 गुणे 100, 100 से 100 यहां पे कटेगा 300, जब आप भाग देंगे 100 में 33, 3 से तो आपका जो मान आएगा वो 33 सही 1/3% आएगा। लेकिन अगर यही सूत्र आप सवाल आपका रहा होता कि x y का कितने % है, अब आपको ध्यान देना है, जैसे आपका सवाल होता 300 1500 का कितने % है, थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, नहीं तो आप भ्रमित हो जाएंगे और आप इन सवालों को गलती कर देंगे। x का y% पूछा जाए तो क्या करेंगे, x का y कितने % है पूछा जाए तो क्या करेंगे, और अगर आपका मान x y का कितने % है पूछ ले तो क्या करेंगे। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है कि 300 1500 कितने % है। अब आपको क्या करना है, पहले आप 300 लिखेंगे अर्थात x का मान, फिर आपको y का मान, फिर आपका 100, यहां पे काटेंगे तो जो आपका मान निकल के आएगा ये 20% आएगा। तो इन तीनों सूत्रों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि x का y% कितना होगा, तो आपका जो सूत्र होगा x गुणे y/100। x का y कितने % है अगर पूछता है तो ऐसी स्थिति में आपका दूसरा मान ऊपर पहला मान नीचे गुणे 100 होगा, और जो आपका मान निकल के आएगा वह परसेंट में होगा। तीसरा सूत्र आपसे पूछ सकता है कि x y का कितने % है, का मान अगर किनारे देता है तो पहला मान ऊपर दूसरा मान नीचे होगा, गुणे 100 के रूप में लिखेंगे, जैसा कि हमने आपको सवाल के रूप में भी आपको उदाहरण आपको मैंने बता दिया। इसके अलावा आपको कुछ सूत्र और भी रखने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए आपसे कह देता कि जैसा कि आपने यहां पर देखा कि x का y कितने % है और x का y कितने % है, x y का कितने % है, x का y % कितना है। इसके अलावा आपको कुछ सूत्र और भी रखने पड़ेंगे। जैसे आपसे पूछ लिया कि x का y कितने गुना है, अब आपको यहां पर ध्यान देना है, गुना का सवाल जब दे, परसेंट न दे, का मान बीच में दे तो y/x कर दीजिए, आपका जो मान आएगा वही आपका गुना होगा। यहां पर दोनों सूत्र में डिफरेंस क्या है, केवल और केवल जब गुना की बात करता है तो आपको y/x करना है, लेकिन याद रहे कि का मान जब बीच में होगा तभी y का मान ऊपर और x का मान या दूसरा मान ऊपर पहला मान नीचे होगा। अब आप देख सकते हैं कि अगर यही सवाल आपका पूछता कि x y का कितने गुना है, अब आप देख सकते थे कि इसके पहले जो सूत्र था आपका कि x का y कितने % है, तो सूत्र क्या होता था, x y का कितने % है, x/y गुणे 100 होता था। लेकिन जब आपका मान गुना के रूप में पूछेगा तो आपको केवल और केवल x/y के रूप में ही मान लिखना है। यहां पर भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि 100 का मान आपको यहां पर नहीं लगाना है। जब आपका मान गुना का पूछे तो सिर्फ और सिर्फ आपका x/y या y/x। लेकिन आपको यहां पर ध्यान रखना है कि कहां पर आपका मान x/y होगा और कहां पर आपका मान y/x होगा। थोड़ी सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। चलिए हम आपको कुछ और बातें बता देना चाहते हैं जिससे कि आपका जब भी सवालों को लगाना हो तो केवल और केवल इतने ही सूत्र के माध्यम से आप पूरे सवाल को आप हल कर लें। तो आप देख सकते हैं, आप बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि डाटा इंटरप्रिटेशन अर्थात आंकड़ों का विश्लेषण पर आपको पढ़ाया जा रहा है, और आज हम आपको 20 नंबर कवर कराने वाले हैं।
और आप देखेंगे कि इस केवल इतने ही सूत्र के माध्यम से आपका 20 नंबर बहुत आसानी से एग्जाम में कवर हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले हमने आपको बताया कि किन किन सूत्रों की जरूरत पड़ेगी और कुछ बेसिक सूत्र हमने आपको बताए। इसके अलावा आपको कुछ सूत्र और रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कह देता है कि x y से कितने % अधिक है। अब आपको यहां पर ध्यान देना है कि x y से कितने % अधिक है। तो आपको यहां पर ध्यान देना है कि जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए और आपका वृद्धि का मान पूछा जाता हो, अधिक का मान, तो आपका सूत्र याद रखिएगा कि वृद्धि % बराबर बड़ा मान ऋण छोटा मान गुणे 100 सदैव ऊपर होता है। जब वृद्धि कहेगा तो आपका छोटा वाला मान नीचे होगा। लेकिन अगर आपसे यही सवाल वृद्धि न करके बल्कि कह देता कि x y से कितने % कम है, तो आपका जो सूत्र होता बड़ा ऋण छोटा गुणे 100 तो सदैव ऊपर होगा। लेकिन आपको याद रखना है जब कमी कहेगा तो आपका बड़ा मान ऊपर होगा। तो आप समझ सकते हैं कि x y से कितने % अधिक है, तो वृद्धि % हो रहा है। तो जब वृद्धि होगी तो बड़ा ऋण छोटा गुणे 100 होगा। यहां पर भी कमी में भी बड़ा ऋण छोटा गुणे 100 होगा। लेकिन जब आपका मान वृद्धि करके दिखाता है तो नीचे छोटा वाला मान होगा, और जब कमी करके दिखाता है तो आपका मान नीचे बड़ा होगा। तो इस सूत्र को अगर आप याद रखेंगे, वृद्धि के दिखाना हो, कमी दिखाना हो, तो हमको क्या लगाना है, तो बहुत आसानी से आप इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त आप देख सकते हैं कि जब आप पाई चार्ट बनाएंगे तो दो बेसिक सूत्र आपको और याद रखने पड़ेंगे, जिसमें आपका एक मान होता है कि आपको बदलना है प्रतिशत को अंश में। प्रतिशत को अंश बदलने के लिए आपको क्या करना है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चार्ट दो प्रकार का होता है, एक 100% पर और एक 360 डिग्री पर। अब जब आप इसको काटेंगे तो आपका मान 360/100 आएगा। जब आप सरल करेंगे तो आपका मान 18/5 आएगा। तो अब आपको यहां पर ध्यान देना है कि जब आप अंश को बदलेंगे किसमें, अंश को % को बदलेंगे अंश में, प्रतिशत को अंश में बदलने के लिए आपको 18/5 से गुणा करना है। अब इस बात को आपको याद रखना है कि अगर आपका दिया गया मान प्रतिशत में है और उसको बदलना है आपको किसमें, % को आपको बदलना है अंश में। या देखिए यहीं पर ध्यान देना है, इसी में लोग गलती करेंगे कि 100% की वैल्यू 360 डिग्री होती है, 1% की वैल्यू 360/100 होगी, तो 18/5। इसका मतलब है कि जब आप प्रतिशत को ट्रांसफर करेंगे किसमें, अंश में, तो आप देखेंगे कि % छोटा है और अंश बड़ा है, क्योंकि 100 छोटा होता है और 360 बड़ा होता है। ऐसी कंडीशन में जो आपको गुणा करना पड़ेगा वह 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है कि जैसे हमने आपसे कहा कि 10% को बदलिए आप अंश में चार्ट वाले मान में, तो आप देखेंगे कि 10 × 18/5 आप करेंगे तो जो आपका मान निकल के आएगा वो 36 डिग्री आएगा। अब आप देख सकते हैं कि इस तरह के सवाल आपको अभी मैं कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा, जिससे कि आप बहुत आसानी से इन प्रकार के प्रश्नों को हल कर पाएंगे। चलिए, इसके अलावा जैसे मान लीजिए आपसे मैंने कहा कि 360 डिग्री बराबर होता है आपका 100%, 1 डिग्री का मान होता है 100/360। जब आप इसको काटेंगे तो आपका मान 5/18 आएगा। तो आपको यहां पर ध्यान देना है कि अगर मुझे अंश को बदलना है किसमें, प्रतिशत में, बड़े का ट्रांसफर छोटे में करेंगे तो आपको गुणा जो है वो 5/18 से करना पड़ेगा। इसी में लोग भ्रमित होते हैं और गलती करके आते हैं। तो छोटे बड़े को अगर आप याद रखेंगे तो बहुत आसानी से आप इन प्रश्नों को हल कर लेंगे। जब आपको बड़े मान का ट्रांसफर छोटे में करना हो तो बड़ा छोटा ऊपर बड़ा नीचे, लेकिन जब आपको बड़े मान का छोटे मान का ट्रांसफर बड़े मान में करना हो, अर्थात आपको % का ट्रांसफर अंश में करना हो, तो 18/5 का गुणा होता है। इसके अलावा अंश को बदलना हो % में, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 90 अंश को बदलिए आप अंश में % में, तो आपको क्या करना है, 90 अंश को, अंश बड़ा है और % छोटा है, इसलिए आपका जो मान निकल के आएगा यहाँ 5/18 होगा, और जो % में आपकी वैल्यू आएगी वो 25% होगी। तो आप देख सकते हैं कि इन चारों प्रकार के चार्ट को पढ़ने के लिए कुछ बेसिक सूत्र जो हमने आपको बताए। चलिए मैं एक बार फिर से इन सूत्रों को बता देता हूं कि किन किन सूत्रों को आपको जरूरत पड़ेगी। पहला सूत्र हमने आपको बताया कि औसत पर आधारित है, और औसत में सिर्फ और सिर्फ एक सूत्र की जरूरत पड़ेगी, और वह सूत्र आपका है कि औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे पदों की संख्या। इसके अलावा हमने दूसरा सूत्र जो आपको बताया कि वह आवश्यक है आपका अनुपात समानुपात पर आधारित है, और आप समझ सकते हैं कि अनुपात और समानुपात पर आधारित आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि बेसिक
आपको जानकारी रखनी है, जिस क्रम से बोला जाएगा उस क्रम में आपको उसकी वैल्यू रखनी है, उसके बाद आपको उसको सरल करना है। दो सूत्रीय हो गए। इसके अतिरिक्त सबसे मुख्य रोल इसमें अदा करता है आपका परसेंटेज, और परसेंटेज पर आधारित आपको कुछ सूत्र हमने बताए कि x का y परसेंट क्या होगा, तो x गुणे y बटे 100। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि x का y कितने परसेंट है, तो का मान बीच में है, तो ऐसी कंडीशन में जो आपका सूत्र होगा y का मान ऊपर x का मान नीचे गुणे 100। लेकिन अगर आपसे यही सवाल पूछ लेता कि x y का कितने परसेंट है, परसेंट में मान निकालना है, का मान आपका किनारे है, ऐसी कंडीशन में आपका जो सूत्र बनेगा x बटे y गुणे 100 बनेगा। इसके अलावा हमने आपको बताया कि जब कभी कभी आपका मान का परसेंट में न पूछ करके बल्कि कितने गुना है यह पूछ ले, तो जब आपका सवाल गुना गुनी के रूप में पूछा जाता हो, तो जहां पर आपने 100 किया था उसको आपको हटा देना है। जैसे हमने आपसे कहा कि x का y कितने परसेंट है, कितने परसेंट है, तो आपका मान गुना होगा y बटा x गुणे 100 होगा। लेकिन अगर मैं गुना की बात करता हूं तो केवल और केवल आपका 100 हट जाएगा और y बटे x हो जाएगा, जो आपका आएगा आपका वही गुना होगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि x y का कितने परसेंट है, का मान किनारे करता है, तो x बटे y गुणे 100 होता था। लेकिन जब आपका गुना की बात करेगा तो आपको यहां पर 100 हटा देना है, अर्थात आपका जो मान होगा x बटे y गुणे 100 नहीं रहेगा, x बटे y ही लिखा जाएगा। इसके अतिरिक्त हमने आप सभी को बताया कि जब आपसे वृद्धि का बात कर दे कि कोई भी मान किसी भी मान से कितने परसेंट अधिक है या कितने परसेंट कम है, तो जब वृद्धि की बात करता हो तो आपको याद रखना है कि वृद्धि परसेंट बराबर बड़ा ऋण छोटा गुणे 100 सदैव ऊपर, और जब वृद्धि की बात करेगा तो छोटा मान नीचे, लेकिन जब कमी की बात करेगा तो आपका मान बड़ा वाला नीचे हो जाएगा, अर्थात बड़ा ऋण छोटा गुणे 100 सदैव ऊपर होगा, वृद्धि में छोटा नीचे और कमी में बड़ा नीचे। इसके अलावा हमने आप सभी को बताया कि जब आप पाई चार्ट को हल करेंगे तो दो प्रकार के आपके प्रश्न बन सकते हैं। इसमें एक तो बनता है आपको बदलना किसको, परसेंट को अंश में। जब आप परसेंट का ट्रांसफर अंश में करेंगे तो आपका 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त अगर आप अंश को बदलेंगे परसेंट में, अर्थात बड़े मान का ट्रांसफर छोटे मान में करेंगे, तो आपको 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। तो हमें उम्मीद है कि इन सूत्रों को आप लिख लेंगे और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो बहुत आसानी से आप इन प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए कुछ इस टॉपिक पर आधारित कुछ हम प्रश्नों को आपको यहां प्रैक्टिस करा दे रहे हैं, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको जो ये दंड आलेख पर आधारित जो आपका ये चित्र बना हुआ है, इस चित्र पर आधारित हम आपको कुछ प्रश्न हल कराने जा रहे हैं। तो चलिए, जो पहला टाइप का प्रश्न है, आप देख रहे हैं कि ये जो आंकड़ा है कि कार का उत्पादन किसी कंपनी में अलग अलग टाइप की कारों का उत्पादन हुआ और ए बी सी डी और ई के रूप में दिखा गया है, और इसकी ऊपर संख्या लिखी गई है 400, 500, 250, 650 और 350। तो जो आपका पहला प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि किसी कंपनी में अलग अलग प्रकार की कारों की संख्या जो दी गई है उसका आंकड़ा है, और आपसे पूछा जा रहा है कि सभी प्रकार की कारों का औसत क्या होगा। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि इसमें पूछ क्या रहा है, और जैसा कि हमने आप सभी को बताया कि औसत जो होता है वह आंकड़ों का योग बटे पदों की संख्या होता है। आंकड़ों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। अब आपको यहां पर ध्यान देना है, जो आंकड़ा आपका है यहां पे देख रहे हैं कि कारों का अलग अलग उत्पादन 400 धन 500 धन 250 धन 650 और धन 350। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है कि सभी आंकड़ों का तो हमने योग कर लिया, लेकिन कितने प्रकार के आंकड़े हैं, ए बी सी डी और ई। अब आप देखेंगे कि कुल आंकड़े जो हैं वो 5 प्रकार के हैं। तो सभी आंकड़ों का योग करके हम पदों की संख्या में भाग देंगे। तो अब आप देखेंगे जब हम इसको जोड़ेंगे तो 500 400 मिलकर 900 हो जाएगा। इसके अलावा ये दोनों आप जोड़ेंगे तो आपका 1000 हो जाएगा, इनका योग आपका हो जाएगा 1900, और जब आप इसमें जोड़ेंगे 250 तो आपका मान आएगा 2150। जब आप 2150 में 5 से भाग देंगे तो जो आपका मान निकल के आएगा, अब आप देख सकते हैं कि जहां पर आपका मान आएगा 5 चौक 20 और 5 तिहाई 15, 430 जो आपका मान आया। अब आपसे पूछा जा रहा था कि बताइए कि इनका जो औसत उत्पादन क्या था कारों का, तो आपका जो आंसर आया वो 430। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि आंकड़ों का योग बटे पदों की संख्या ही आपका औसत होता है। अब आप समझ सकते हैं कि इस औसत पर आधारित आपको और भी प्रश्न बन सकते हैं। तो चलिए कुछ प्रश्न हम और भी देख लेते हैं, क्योंकि एक टॉपिक पर आपको बहुत से प्रश्न बनते हैं। अब अगले प्रश्न में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए कि जो आपके कारों का उत्पादन हुआ उसमें औसत से अधिक
की संख्या और औसत से कम की कितने प्रकार की कारें थी, उनकी संख्या का अनुपात बताना है। आपको ध्यान देना है कि हम पूछ क्या रहे हैं, औसत जितना निकाले थे उससे अधिक कितनी प्रकार की कारें थी, उनकी संख्या और औसत से कम की संख्या के बीच का रेशियो अर्थात उनका अनुपात पूछ रहा है। तो अब आपको देखना है कि 430 जो आपका मान आया उससे अधिक कितने मान हैं। तो आप देख सकते हैं कि 430 से अधिक आपका एक मान है बी का और एक मान आपका डी का है, और आपसे यही पूछा जा रहा था कि औसत से अधिक, मान लीजिए आपका यहां पर ये 2 आया है, अब 5 पूरे मान थे, औसत से अधिक कितने थे 2, औसत से कम आपके 3 थे। तो जो आपका मान आया है वो 2:3 के रूप में आया है। अगर यही आंकड़ा आपसे पूछता कि औसत से कम और औसत से अधिक था तो आपका जो मान होता वो 3:2 का हो जाएगा। कुछ लोग तो इसका आंकड़ा लिख करके काटने लगेंगे, लेकिन यहां पूछ क्या रहा है, उनके टाइप, कितने प्रकार की कारें थी ऐसी जिनमें जो है वो औसत से अधिक उत्पादन हुआ, और उनका आंकड़ा और औसत से कम के आंकड़ों के बीच का अनुपात आपसे पूछा जा रहा था। तो चलिए आप लोग इसको नोट भी कर लीजिएगा, जिससे जब भी आपको इस टाइप के प्रश्न मिले तो आप बहुत आसानी से इन प्रश्नों को हल कर पाएं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे कम तथा सबसे अधिक का अनुपात क्या होगा। सबसे कम तथा सबसे अधिक प्रकार की कारों के उत्पादन में क्या रेशियो है। सबसे अधिक, अब आप देख सकते हैं कि सबसे अधिक जो आपका मान है वो 650 है, और सबसे कम जो आंकड़ा आपको दिख रहा है वो 250 है। अब आपसे यही पूछा जा रहा था कि इनका जो रेशियो है वो क्या होगा, अनुपात। तो अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे हम, आप सरल करेंगे, जिस क्रम से बोला गया है उसी क्रम से लिखेंगे, सबसे अधिक पहले लिखेंगे, सबसे बाद में कम लिखेंगे। तो आप जब 5 से काटेंगे तो यहां पर आपका मान 13 आएगा और यहां पर आपका मान 5 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका मान आएगा वह सबसे पहले अधिक कहा था, इसलिए पहले आपको 650 लिखना पड़ा, फिर सबसे कम कहा था, इसलिए आपको सबसे कम जो आंकड़ा है 250 उसको लिखना पड़ा, और सरलतम रूप ही आपका अनुपात होता है। जब आप काटेंगे तो जो आपका मान निकल के आएगा वो 13/5 आएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न जब भी आपको मिलेंगे तो बहुत आराम से आप हल कर पाएंगे, और आप देख सकते हैं कि किन किन सूत्रों को रट करके आप बहुत आराम से इन 20 प्रकार के प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। चलिए कुछ प्रश्नों को हम और भी करा दे रहे हैं। अगर आपसे सवाल कर देता कि डी का उत्पादन ए के उत्पादन से कितने % अधिक था, अब आपको ध्यान देना है कि डी का उत्पादन ए के उत्पादन से कितने % अधिक था। तो अब आपके सामने यहां पर जो डी का आंकड़ा दिया है 650 है, और ए का आंकड़ा जो है आपको 400 है। जैसा कि हमने आप सभी को बताया कि जब आपको वृद्धि दिखानी हो तो पहले आपको बड़ा मान रखना है, फिर आपको छोटा मान। सबसे बड़ा जो आपका डी का आंकड़ा था वो 650 था, और आपका जो ए का मान था वो 400 था। अब हमने आपको पहले ही बताया था जब आपको वृद्धि दिखानी हो तो बड़ा ऋण छोटा गुणे 100 सदैव ऊपर होता है, और वृद्धि की कंडीशन में आपको छोटा वाला मान नीचे होगा। अब आपको करना क्या है, यहां पर आपको सरलतम रूप में लिखना है, और जब आप काटेंगे तो आपका मान जो आएगा 4 छंग 24, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 62.5% की आपको ये वृद्धि दिखा रहा है। अर्थात जो आपका मान निकल के आया कि डी में ए से कितने % अधिक था, तो आपका जो मान आएगा वह 62.5% आपका उत्तर होगा। इसके अलावा अगर आपसे यही प्रश्न कर देता कि वृद्धि न करके बल्कि कह देता कि कितने % की कमी हुई, सवाल आपका दूसरा मैं बोल रहा हूं, और इस सवाल में पूछा जा रहा है कि ई का उत्पादन डी के उत्पादन से कितने % कम है। अब आपको ध्यान देना है कि ई का उत्पादन डी के उत्पादन से कितने % कम है, और कमी में मैंने आपसे पहले ही बताया था जब आपको कमी दिखाना हो तो बड़ा वाला मान, बड़ा ऋण छोटा सदैव ऊपर, लेकिन अगर आपको कमी दिखानी है तो आपको बड़ा वाला मान नीचे करना होगा। तो आपको यहां पर 250, यहां पर जो डिफरेंस आएगा वो आपका 300 आएगा, 300 गुणे 100 बटे 650। जब आप काटेंगे तो यहां 2 बार, यहां 13 बार, ये आपका मान आया 600। जब आप 600 में 13 से भाग देंगे तो जो आपका आंकड़ा निकल के आएगा, अब आप देख सकते हैं कि 13 चौको 52, यहां जो मान आया आपको 80 आया, 13 छंग 78, 46.15 लगभग आएगा। तो आप देख सकते हैं कि बहुत आसानी से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं कि, लेकिन आपको एक बात सावधानी बरतनी पड़ेगी कि सवाल में पूछा क्या जा रहा है। जब आपका वृद्धि पूछेगा तो बड़ा ऋण छोटा सदैव ऊपर होगा, अब वृद्धि पूछे जाने पर आपका बड़ा ऋण छोटा गुणे 100 बटे छोटा मान नीचे, और कमी पूछे जाने पर बड़ा ऋण छोटा गुणे 100 बटे वृद्धि में बड़ा नीचे होगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, जिससे कि आप जब भी इस प्रकार के प्रश्न आपको मिले तो आप बहुत आराम से हल कर पाएं।
इसके अतिरिक्त आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि ए बी का कितने परसेंट है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि ए बी का कितने परसेंट है। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है कि ए बी का कितने परसेंट है। इसका मतलब है कि ए का मान आपका ऊपर होगा और बी का मान नीचे होगा गुणे 100। अब आप देखेंगे कि जब आप इसको काटेंगे तो आपका मान जो निकल के आएगा वो 80% आएगा। ए का मान 400 है, बी का मान 500 है और का मान किनारे है, इसलिए हमने बताया था आपको कि अगर का मान किनारे दे तो ऐसी कंडीशन में आपका जो मान होता है पहला मान ऊपर दूसरा मान नीचे गुणे 100 होता है। लेकिन अगर यही सवाल आपसे पूछ लेता कि बताइए कि ए बी का कितने गुना है, तो अब आपका जो सवाल होता वह यहां पर 0.8 गुना हो जाता, अर्थात आपको यहां पर 100 लिखने की जरूरत न होती। बस यही सावधानी बरतनी है कि गुना पूछा गया है कि परसेंट पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और इस प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि आपको बताना था कि सी का डी कितने परसेंट है। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है, सी का डी कितने परसेंट है। अब आपके सामने जो सी का आंकड़ा दिया है वो आपका 250 है। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है, का मान बीच में है तो दूसरा वाला ऊपर गुणे 100 बटे पहला वाला मान नीचे। जब आप इसको काटेंगे तो आपका जो आएगा 5 दूनी 10, 5 पचम 25, यहां पर जो आपका मान निकल आएगा 260% आएगा। तो बहुत आराम से आप इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे, लेकिन तभी कर पाएंगे जब आपको इस बेसिक सूत्र आपको पता होगा। इसके अलावा अगर इसी सवाल में आपका गुना कह देता तो आपका जो परसेंट के रूप में 100 लिखे थे उसको 100 आपको लिखने की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा अगर आपसे कह देता कि कला जो आपका ये चित्र बना हुआ है, कला में कितने डिग्री का कोण बनेगा। जैसा कि हमने आप सभी को पहले ही बताया कि जब आपका डिग्री का मान पूछे, अंश को बदलना हो परसेंट में, परसेंट को बदलना हो अंश में, तो ऐसी स्थिति में जो आपका मान होगा 18 ऊपर हो 5 नीचे होगा, तो आपका जो अंश आएगा वो 72 अंश आएगा। जैसा कि हमने आप सभी को पहले ही बताया था कि ये कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या हमको करना पड़ेगा। तो आज की क्लास में हमने आपको बेसिक जानकारी दी कि किस प्रकार से आप डाटा आंकड़ों का विश्लेषण पर आधारित डीआई के जो प्रश्न है आप उनको कैसे हल करेंगे, किन किन बेसिक सूत्रों को आपको रटना पड़ेगा जिसके माध्यम से आप बहुत आराम से इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, का मान किनारे है कि बीच में है, परसेंट पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, गुना पूछ रहा है कि क्या कर रहा है, वृद्धि पूछ रहा है कि कमी पूछ रहा है, और वृद्धि और कमी में अंतर क्या है। इसके अलावा अंश का परिवर्तन परसेंट में करना और परसेंट का परिवर्तन अंश में करना। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो बहुत आराम से इस 20 प्रकार के जो 20 प्रश्न आपको मिलेंगे जो आपको पीटी के एग्जाम पर आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको बहुत अच्छी तरह से आपकी तैयारी हो जाएगी और आप समझ सकते हैं कि एक एक प्रश्न आपके लिए कितना कीमती है। तो इस परीक्षा में आपको मैक्सिमम लाना है, जितने अधिक अंक आप प्राप्त करेंगे उसका आपको फायदा आगामी परीक्षाओं में आपको मिलेगा। इसके अलावा जो भी आपके सीसेट की परीक्षा होती है उसमें भी 10 से 12 प्रश्न आपको मिलते हैं, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग की बात हो, चाहे आपको अन्य लोक सेवा आयोग की बात हो। इसके अतिरिक्त यूपी SSC, यूपी इसके अलावा आपको आरआरबी की भर्ती बोर्ड की परीक्षाएं या यूपी पुलिस या यूपीएसआई की जो परीक्षाएं आपकी होती हैं उनमें भी आपको प्रश्न निश्चित रूप से आपको 5 प्रश्न कम से कम तो मिलेंगे ही। तो आप समझ सकते हैं कि ये वाला टॉपिक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और हमें उम्मीद है कि इस देखने के बाद आपको इस प्रकार के प्रश्नों को कोई दिक्कत नहीं होगी। इस टॉपिक को हम 4 अलग अलग, इसके अलावा जो आज एक क्लास आपको बेसिक दी गई, इसके अतिरिक्त आपको वृत्त चित्र या पाई चार्ट पर आधारित एक क्लास दी जाएगी जिसके अंतर्गत हम आपको डिटेल रूप से कि पूरा डिटेल बताएंगे कि अंश वाला कैसे चार्ट बनता है, इसके अलावा परसेंट का चार्ट कैसे होता है, इसके अलावा जब कई ग्राफ एक साथ मिल जाएं तब कैसे बनता है। इसके अतिरिक्त आपको जब हम दंड आलेख पढ़ाएंगे तो दंड आलेख में भी एक एकल ग्राफ होता है और डबल ग्राफ भी होता है, माने एक ही में कई आंकड़े दिए होते हैं, उनका भी मैं आपको जिक्र करूंगा। इसके अलावा आपका लाइन ग्राफ है, रेखा चित्र पर आधारित सवाल, इसके अतिरिक्त आपको सारणीयन, इन सभी टॉपिक पर हम अलग अलग से आपको क्लास देंगे। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको इस बेसिक क्लास जो आपको दी गई इसको आपको देखना आवश्यक है, क्योंकि इसमें आपको मैंने जो सूत्र बताया उसको आपको एक बार ध्यान से लिखना है। अब उसके बाद आपको हर टॉपिक पर मैं अलग अलग आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो हमें उम्मीद है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी और आगामी परीक्षाओं में जब भी आपको इस तरह के प्रश्न मिलेंगे तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी।
तो चलिए आज की क्लास को हम आप यही समाप्त करते हैं और अगली क्लास में हम आपके बीच पाई चार्ट पर आधारित, आंकड़ों का विश्लेषण पर आधारित पाई चार्ट की क्लास लेकर के आपके बीच फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।